हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की एंड एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स इन इंडिया की, जो आता है हमारे क्लास 12 के चैप्टर 5 में। और ये इसका पार्ट 3 है। इससे पहले ऑलरेडी 2 पार्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, तो जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। और ये वीडियो को आप एंड तक देखना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया की। तो इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थी हमारी, वो सबसिस्टेंस थी इन नेचर। सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? जब आप सिर्फ अपने कंजप्शन के लिए जो है कोई भी चीज ग्रो करते हो और अपने आप ही कंज्यूम करके उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करते। और ये कंडीशन थी हमारी बिफोर इंडिपेंडेंस में। और इस पीरियड में हमने क्या विटनेस किया कि बहुत ज्यादा ड्रॉट लाइक कंडीशंस थी और बहुत ज्यादा यहाँ पर महामारियां, फेमाइन्स थी। एंड ड्यूरिंग पार्टीशन अबाउट 1/3 ऑफ द इरिगेटेड लैंड इज अनडिवाइडेड। इंडिया वेंट टू पाकिस्तान की 1/3 जो हमारा इरिगेटेड लैंड था वो पाकिस्तान के अंडर चला गया। दिस रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड लैंड इन इंडिपेंडेंट इंडिया। कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के पास जो लैंड आना चाहिए था वो पाकिस्तान के पास चला गया, जो उसका 1/3 पार्ट था। इसी वजह से इंडिया का जो इरिगेटेड लैंड था उसका प्रोपोर्शन जो है वो कम हो गया। इसी के साथ आफ्टर इंडिपेंडेंस द इमीडिएट गोल ऑफ द गवर्नमेंट वाज टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन बाय स्विचिंग ओवर फ्रॉम कैश क्रॉप्स टू फूड क्रॉप्स। इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर अराउंड कल्टिवेटेड लैंड। क्योंकि इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, तो जिसने भी वीडियो नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। एंड इंक्रीजिंग कल्टिवेटेड एरिया बाय ब्रिंगिंग कल्टिवेबल लैंड, फैलो लैंड अंडर प्लो। तो ये जो सारी हमारे पास गोल्स थे उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास, क्योंकि उस टाइम पर जब हमारे पास पार्टीशन हुआ तो जो लैंड ओनर्स थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान माइग्रेट हो गए, या फिर जो पाकिस्तानी थे वो इंडिया में आए, तो उनको लैंड पैटर्न या कैसी सॉइल कहाँ पर अवेलेबल है उसके बारे में नहीं पता था। इसीलिए जितने भी क्रॉप्स थे उनका प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। इसलिए गवर्नमेंट का जो इमीडिएट गोल था हमारे फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान्स में भी, जो सबसे पहला गोल था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी की, क्या एग्रीकल्चर के आउटपुट में जो भी हम ग्रो कर रहे थे उसका आउटपुट क्या रहा और टेक्नोलॉजी में क्या ग्रोथ हुई। एंड देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर आउटपुट एंड इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग लास्ट 50 ईयर्स की। इंप्रूवमेंट जो है लास्ट 50 ईयर्स में वो इन दोनों चीजों में आई। एंड प्रोडक्शन एंड यील्ड ऑफ मैनी क्रॉप्स सच एज राइस एंड व्हीट इंक्रीज्ड एट एन इम्प्रेसिव रेट। और इसी के साथ साथ शुगर, ऑयल सीड्स और कॉटन की जो प्रोडक्शन थी उसका जो आउटपुट आना शुरू हुआ वो भी कहीं ना कहीं जो है वो विद इन 50 ईयर्स इंक्रीज हो गया। इसी के साथ जो एक्सपेंशन है हमारा इरिगेशन का, जहां पर हमें वाटर अवेलेबिलिटी दी जाती है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो वो भी जो है जब वो इंक्रीज हुई, टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, इरिगेशन फैसिलिटीज जो है या इरिगेशन टाइप्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो गए। एग्रीकल्चरल आउटपुट जो है हमारे कंट्री का ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज हो गया। इट प्रोवाइडेड बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सच एज हाई यील्ड वेराइटी सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड फार्म मशीनरी। तो पहले टाइम पर जो पेस्टिसाइड्स की प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा रहती थी, क्योंकि जो इंसेक्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते थे। इसी वजह से जब हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स आए या पेस्टिसाइड्स आए, उसकी वजह से भी जो है वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो गया। Modern agriculture technology has diffused very fast in various areas of the country। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी क्या है, जिसको हम कन्वेंशनल एग्रीकल्चर टाइप भी बोलते हैं, जिसमें हम केमिकल्स का भी यूज करते हैं अपनी एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए। कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इंक्रीज्ड बाय 15 टाइम्स। क्योंकि यहाँ पर जब हम ग्रोथ करेंगे एक ही सॉइल पर तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, और उसके लिए हमें उसकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है केमिकल डालने पड़ेंगे अपनी सॉइल में। और जो केमिकल यूज था वो 15 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गया सिंस मिड 60s। और उसके बाद सिंस द हाई यील्ड वेराइटी आर हाई सस्पेक्टेबल टू पेस्ट एंड डिसीजेस, इसी वजह से पेस्टिसाइड का यूज भी जो है वो बाय 1960s इंक्रीज हो गया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जो फार्मर्स का पोर्टल जो एक इंडिया ने प्रोवाइड किया उसको क्या बोलते हैं? फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया। फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया, द फार्मर इज अ प्लेटफॉर्म फॉर फार्मर्स टू सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्योंकि उस टाइम पर क्या होता था, टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज होते थे जहां तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए माउथ टू माउथ जो है अवेयरनेस की गई कि किसी एक पर्सन जो एक फार्मर को जो ये टेक्नोलॉजी का पता लगा तो उसने दूसरे फार्मर को जो है ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता दिया। तो फार्मर पोर्टल जो है वो इंडिया का बहुत
फ़ायदेमंद रहा हमारे फार्मर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले सकते थे। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और फार्मर्स इंश्योरेंस, उनको इंश्योरेंस दिए गए उनके लैंड से रिलेटेड जो भी वो क्रॉप्स ग्रो करते थे। एग्रीकल्चर स्टोरेज, उनको स्टोरेज दी गई ताकि उनके जितने भी प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं वेस्ट ना चली जाए। क्रॉप्स एक्सटेंशन एक्टिविटीज, सीड, पेस्टिसाइड्स, फार्म मशीनरीज वर read and details of fertilizers market price, packaging and practices programs, welfare schemes are also given and block level से लेकर related उनकी soil fertility, storage से लेकर इंश्योरेंस, उनके पास सारी चीजें जो है मैप्स के थ्रू प्रोवाइड कराई गई, उनको अवेलेबल कराई गई एंड यूजर्स कैन डाउनलोड फार्म फ्रेंडली हैंडबुक स्कीम गाइडलाइंस फॉर फ्री। तो यहाँ पर क्या था कि जो हमारी ये पोर्टल है, फार्मर्स पोर्टल है, इसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट कैसे करनी है, हमारे पास पेस्ट हार्वेस्ट कैसे होगा, या हमारे पास ये वेटनरी सेंटर है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो फार्मर्स कैटल भी रखते थे फील्ड में ताकि ये अपना ऑर्गेनिक मैन्योर भी प्रोवाइड कर सके साइड बाय साइड। तो इसी वजह से इनके पास ये सारी चीज़ें, जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये फार्मर्स पोर्टल ऑफ इंडिया पर प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट हमारे पास एक ऐसा मिशन है जिसने बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर को जो है हेल्प की है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ऑपरेट करता है एंड दिस मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, जब हम फ्यूचर के बारे में भी जो है वो सोचते हैं और अपनी सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो उसको मेंटेन करके रखते हैं ताकि ज़्यादा केमिकल्स जो है वो ना यूज़ हो, ताकि फ्यूचर में भी जो है इससे हम उतना ही आउटपुट ले सकें। Preserve natural resources through appropriate soil and moisture conservation measures. The government has been promoting organic farming in the country through the schemes such as अग्रत कृषि विकास योजना एंड राष्ट्रीय विकास योजना। तो ये जो सारी स्कीम्स हैं, ये जो हमारी जो मिशंस हैं, इससे एग्रीकल्चर को जो है बहुत ज़्यादा हुआ है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर की। इंडियन एग्रीकल्चर में हमारे पास क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फार्मर्स को फेस करनी पड़ती हैं। द नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर वेरीज अकॉर्डिंग टू एग्रो इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ इट्स डिफरेंट रीजन। तो एग्रो इकोलॉजिकल में क्या हो जाएगा कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, वहाँ पर कोई पेस्ट तो नहीं है, या फिर हमारे हिस्टोरिकल के बीच में अगर हम देखें तो उस एरिया के सॉइल फर्टिलिटी की क्या हिस्ट्री रही है, कि उसको हमें बैरन लैंड तो नहीं हो गया, वो धीरे धीरे उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो खत्म तो नहीं हो गई, या वहाँ पर रेनफॉल पैटर्न जो है वो कैसा रहा है। डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मॉनसून की, मॉनसून जो है वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और प्रिडिक्ट कर भी लेंगे तो हम एग्जैक्ट जो उसकी आने की डेट है, ऑनसेट है या मॉनसून है, उसको हम एग्जैक्ट जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इरिगेशन कवर्स अबाउट 33% ऑफ द कल्टीवेटेड एरिया इन इंडिया, कि इरिगेशन फैसिलिटीज के बिना हम क्रॉप्स, कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, उनको हम बिना इरिगेशन फैसिलिटीज के नहीं ग्रो कर सकते। एंड द क्रॉप प्रोडक्शन इन रेस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द रेन, कि 33% में तो हमने इरिगेशन फैसिलिटीज दे दी, लेकिन जो रेस्ट ऑफ द लैंड है वहाँ की क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें डायरेक्टली रेन पे डिपेंड होना पड़ता है। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर फॉर इरिगेशन। तो कुछ ऐसी सीजनल हमारे पास रिवर्स हैं जो कैनाल में पानी भेजती हैं सीजनली ड्यूरिंग रेनफॉल सीजन। तो वहाँ क्या होता है, जब हमारी साउथ वेस्ट मानसून कौन सा होता है, जो एडवांसिंग मानसून है, जो हमारे दो जगह से आता है, दो ब्रांचेज होती हैं इसकी, फ्रॉम अरेबियन सी एंड फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। तो ये जो दो हमारे ब्रांचेस हैं जहाँ से मॉइस्चर लेकर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो नॉर्थ इंडिया की तरफ आता है, अगर उसमें कहीं पर भी या तो उसकी पुअर परफॉर्मेंस हो, जहाँ मॉइस्चर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो, उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी ऐसी रिवर्स हैं जो कैनाल वाटर को पानी सप्लाई नहीं कर पाती फॉर इरीगेशन। ऑन द अदर हैंड द रेनफॉल इन राजस्थान एंड अदर ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया इज टू इनएडुकेट एंड हाईली अनरिलायबल। The areas receiving high annual rainfall experience considerable fluctuations, क्योंकि ये जो हमारी ब्रांच आ रही है, ये हमारी है अरेबियन ब्रांच और ये हमारी है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। जो यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स हैं
उनकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी अभी तक अरेबियन सी वाली लाइन थी, जो हमारी अरेबियन सी वाली ब्रांच थी, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाएगी गुजरात में गाठियावाड़ रीजन से। ये जो है हमारा मानसून जो है वो इंडिया में एंटर करेगा ड्यू टू दीज वेस्टर्न घाट्स, और इसी के साथ जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, ये पूर्वांचल हिल से जो है वो स्ट्राइक करते हुए इधर की साइड जो है नॉर्थ इंडियन साइड में जो है वो हो जाएंगी, और जो रेनफॉल होगी वो हमारी होगी इस रीजन में। तो इसी वजह से क्या होता है, बहुत सारे हाई जो हमारे एरियाज हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होनी चाहिए, वहां पर भी कंडीशंस की वजह से हमें ड्रॉट्स एंड फ्लड्स जैसी कंडीशंस जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। एंड ड्रॉट इज अ कॉमन फिनोमिना इन द लो रेनफॉल एरियाज। तो जितना भी हमारा ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, कुछ एरिया जो हमारा राजस्थान का और गुजरात का, ये जो है वो ड्रॉट्स फील करते हैं, और उसी के साथ जो हमारा नदर्न महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये भी जब हमारा ऑनसेट होता है उस टाइम पे ये जो हमारे रीजन्स हैं ये ड्रॉट लाइक कंडीशन जो है फील करते हैं। राजस्थान में इसलिए रेनफॉल नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पर जो है वो अरावली रेंज है, जिनसे पैरेलल होते हुए जो हमारी विंड्स हैं, मॉनसून विंड्स, वो नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाती हैं। इसी के साथ द फ्लैश फ्लड्स इन ड्राईलैंड्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान इन 2006 एंड 2017 आर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज फिनोमिनाज। प्रोडक्टिविटी, द यील्ड ऑफ क्रॉप्स इन द कंट्री इज लो इन कंपैरिजन टू द इंटरनेशनल लेवल। की अगर हम पर हेक्टेयर या देखें कि यहाँ कितनी ज़्यादा क्रॉप की ग्रोथ होती है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया की जो है वो बहुत कम है। पर हेक्टेयर आउटपुट ऑफ द मोस्ट ऑफ द क्रॉप सच एज राइस, व्हीट, कॉटन, ऑयल सीड्स इन इंडिया आर मच लोअर देन यूएसए, रशिया एंड जापान। बिकॉज ऑफ द वेरी हाई प्रेशर ऑन लैंड रिसोर्सेज, द लेबर प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी लो। तो अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें कि इन्होंने यूएस, रशिया एंड जापान से जो है हमारा कंपैरिजन हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो इन तीनों कंट्री से बहुत ज़्यादा है, इसीलिए लैंड रिसोर्सेज पे जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, और सॉइल की फर्टिलिटी इसी अकॉर्डिंग कम हो जाती है। अगर हमें सॉइल को प्रोडक्टिव बनाना है तो उसके लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि हमारी हेल्थ के लिए और सॉइल के लिए अच्छे नहीं है। ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इनडेबिटनेस, इसका मतलब मॉडर्न एग्रीकल्चर आर वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हम ऑर्गेनिक मैन्योर को ही जो है वो अपने फील्ड में डाल देंगे। लेकिन जब हम कन्वेंशनल फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी चाहिए, मशीनरी चाहिए, और साथ ही साथ जो है हमें वो केमिकल्स चाहिए अपनी सॉइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। दीज रिसोर्सेज इंटेंसिव अप्रोच हैज बिकम अनमैनेजेबल फॉर द मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये पिक्चर देखो तो जो एक ये है वो एक फार्मर को पैसे देगा, लेकिन उसके बदले ये इससे बहुत ज्यादा हाई इंटरेस्ट जो है वो उसी मनी पर चार्ज करेगा। इस वजह से जो ये फार्मर है ये कहीं ना कहीं लोन में या कर्जे के नीचे है दब जाएगा। एज दे हैव एंड लो रिटर्न्स फ्रॉम एग्रीकल्चर हैव फोर्स्ड देम टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ इंडेबिटनेस। क्योंकि अगर हमारे पास क्रॉप फेलियर हो गई, आपने ये लोन इनसे लिया, और अगर आपने ये लोन नहीं दे पाए और आपकी क्रॉप भी जो है वो फेल हो गई उस सीजन में, तो यहाँ क्या होगा कि आप उस लोन में दब जाओगे और इस ट्रैप में जो है वो फंस जाओगे। Of land reforms, Indian peasantry have been exploited for a long time as there had been unequal distribution of land। कि हमारे ब्रिटिश टाइम से ही क्या चल रहा है, जो हमारे लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल नहीं है। बहुत ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास सिर्फ 2 या 3 हेक्टेयर्स हैं, या कुछ ऐसे हैं जिन पर थोड़ी ज़्यादा। वैसे ही ब्रिटिश पीरियड में जो महालवारी या रौतवारी एंड जमींदारी सिस्टम जो चलता था, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे जो पीजेंट्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करा। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस लैंड रिफॉर्म्स वर अकॉर्डिंग प्रायोरिटी एंड बट दीज रिफॉर्म्स वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली ड्यू टू लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इसलिए था क्योंकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पे हमें ध्यान देना था। लैंड रिफॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किए गए, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इतने अच्छे से नहीं हो पाई। मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स अवॉइडेड टेकिंग पॉलिटिकली टफ डिसीजंस विच वेंट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लॉबीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। क्योंकि लैंडलॉर्ड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को अपने इतने लैंड के जो है वो कमीशन देते रहते हैं वहाँ की प्रोडक्टिविटी में। इसी वजह से है वो पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। इस वजह से जो स्ट्रॉन्ग एक्शंस थे उनके अगेंस्ट लेना थोड़ा टफ था। एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स हैज रिजल्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ अनएथिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
कल्टिवेबल लैंड विच इज डिटरमाइंड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। क्योंकि यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो उस टाइम पर क्या होता था, जब वो मनी लेंडर से कोई भी डेप्ट लेते थे तो अगर वो उसको नहीं दे पा रहे, उसको वो रिटर्न नहीं कर पाएंगे, उस वजह से क्या होगा, वो जो लैंडलॉर्ड था उनकी पूरी जमीन को ले लेता था। साइज एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, क्योंकि अगर हम इसको ध्यान से देखें कि जो हमारे लैंड होते हैं, हम उसको अगर ध्यान से देखें तो कभी भी वो लैंड इक्वली डिवाइडेड नहीं होते। तो वो कुछ इस तरह से होते हैं कि कुछ लैंड बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, या अगर हम ये देखें तो कुछ बहुत ज़्यादा छोटे। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होता है वो हमारा यूजुअली होता है फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, क्योंकि एक लैंड था हमारे ग्रैंडफादर के पास, उसके बाद इस लैंड के आगे 2 सन्स थे, तो ये जो है वो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। 2 सन्स के आगे से ग्रैंड सन्स हो गए तो ये और ज़्यादा डिवाइड हो जाएगा। तो धीरे धीरे करते करते ये जो लैंड होल्डिंग्स थी वो ऑटोमेटिकली स्मॉल हो जाएंगी एक लार्ज होल्डिंग से। तो हमने जैसे पढ़ा था कि जो सेल्फ कंजप्शन के लिए हम जो प्रोड्यूस करता है एक फार्मर, उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। एंड दीज फार्मर्स डू नॉट हैव इनफ लैंड रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस मोर देन देयर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि उनके पास लैंड होल्डिंग्स ही इतनी छोटी हैं कि वो उन पर अपने लिए ही सिर्फ ग्रो कर पाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स grow food grains which are meant for their own family consumption. Modernization and commercialization of agriculture have however taken place in the irrigated areas, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हमारे पास कमर्शियल टाइप्स ऑफ फार्मिंग आ गई, वहां पर कमर्शियलाइजेशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, उस वजह से क्या होगा, इरिगेटेड एरियाज में जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कमर्शियलाइजेशन है। डेवलपमेंट, तो अंडर डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर आप अर्न कर सकते हो, आप इतने कैपेबल हो, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एक ऐसी जॉब करनी पड़ती है जहां पर आपको सिर्फ 5000 जो है वो सैलरी दी जाएगी, तो ये क्या होती है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट, कि आप एम्प्लॉयड तो हो लेकिन अपने कैपेबिलिटी से कम एम्प्लॉयड हो, तो इसको हम बोल देंगे अंडर एम्प्लॉयड। तो बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अंडर एम्प्लॉयड है, क्योंकि उनका जो एक अनएम्प्लॉयमेंट का रेंजिंग सीजन है वो है 4 to 8 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि हमारे पास लेबर नहीं है, वो अपने गांव कटाई के लिए गई है। तो ये क्या होता है, जब कोई भी ऐसा सीजन आता है, जब हमारी क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है, तो बहुत सारी लेबर को है जो अप्रोच किया जाता है, बट इसके बाद क्या होता है कि उनको वापस से छोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर अब आपके लिए कोई भी काम नहीं है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारा टाइम ऐसा होता है एम्प्लॉयड होते हैं। इवन इन द क्रॉपिंग सीजन वर्क इज नॉट अवेलेबल थ्रू आउट द एग्रीकल्चर ऑपरेशंस आर नॉट लेबर इंटेंसिव, क्योंकि बहुत सारी आज के टाइम में देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड में टेक्नोलॉजी के आने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी मशीनरी का यूज होना शुरू हो गया, जहां पर हमें पहले सीड्स लगाने के लिए बहुत सारी लेबर चाहिए होती थी, मैनुअली काम किया जाता था। अब एक मशीन ही जो है वो अराउंड 20 फार्मर्स या 20 लेबर्स का जो है वो काम अकेले कर लेती है। तो ये 20 जो हमारे थे, इसमें से सिर्फ एक मशीनरी को ऑपरेट करने के लिए रखा जाता है, बाकी 19 जो है या तो वो अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या फिर वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। कल्टीवेबल लैंड, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एग में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है वो कन्वेंशनल हो गया, जिसके बीच में हम बहुत ज्यादा जो है वो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी जो है, जो गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। Because it may be led to depletion of soil fertility. The situation is particularly alarming in irrigated areas. क्योंकि यहाँ पर जब तक हमें पानी अवेलेबल है तब तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर गलती से एक बार भी सीजनल रेनफॉल में अगर यहाँ पर हमें सीजनली जो कैनाल में वाटर आता है वो अवेलेबल नहीं हुआ फॉर इरिगेशन, तो वहाँ पर है ड्राउट लाइक सिचुएशन जो है वो राइज हो जाती है। एंड लार्ज ट्रैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी ड्यू टू एल्कलाइजेशन एंड सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल्स एंड वाटर लॉगिंग एंड excessive use of chemicals such as insecticides and pesticides had led to their concentration in toxic amounts of soil profile। कि अगर आपने किसी भी चीज की ग्रोथ करी है, किसी भी क्रॉप को जो है आपने ग्रो किया है, उसमें आपने केमिकल्स डाले हैं, तो उससे क्या होता है, उसकी रूट्स से ही जो वो केमिकल है वो उस प्लांट में भी जाता है, और उससे ही हमारी जो हेल्थ है वो कंडीशन जो है वो होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे।